दोस्तों ये स्टोरी का 13वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। जब सिद्धार्थ स्टडी रूम में आया तो उसने देखा मिस्टर मल्होत्रा कुछ फाइल पढ़ रहे थे। डैड, आप मुझसे मिलना चाहते थे? सिद्धार्थ ने पूछा। मिस्टर मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कहा, बैठो। कुछ देर रुकते हुए उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, तुम अभी कंपनी को अच्छी तरह से संभाल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सिद्धार्थ ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, मुझे अभी भी आपकी जरूरत है। ऐसा चेहरा बनाकर मुझे वह कहने की कोशिश मत करो। तुम्हारी मॉम और मैंने एक लॉन्ग वेकेशन पर जाने का फैसला किया है। हम दोनों बहुत दिनों से किसी वेकेशन पर नहीं गए और अभी जब मेरा बेटा सब कुछ हैंडल करने में कैपेबल है तो मैं अपना रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन डैड, अगर मुझे आपके हेल्प या एडवाइस की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा? सिद्धार्थ ने पूछा। तुम्हें मेरे हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भरोसा है कि तुम अकेले सब कुछ संभाल सकते हो और मैं हमेशा के लिए दूर नहीं जा रहा हूँ। हम दोनों कभी कभी वापस आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी एडवाइस की जरूरत पड़े तो तुम सिंघानिया मेंशन जा सकते हो। आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आशुतोष तुम्हारी हेल्प मुझसे बेहतर करेगा, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, ओके डैड, तुम्हारी मॉम और मैं वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते थे। उसके जिंदा में उसे नहीं ले जा पाया, इसीलिए मुझे आज भी उसका पछतावा है। बोलते हुए मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। डैड, मुझे पता है आपने मॉम को बचाने की पूरी कोशिश की, इसके लिए आप खुद को ब्लेम मत कीजिए, सिद्धार्थ ने कहा। मैं जानता हूँ सिद्धार्थ, तुम आज भी अपने मॉम को याद करते हो और अपने दूसरी मॉम को एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए अभी मुश्किल है, मिस्टर मल्होत्रा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें और मेरी मॉम में कोई डिफरेंस नहीं है। वह हमेशा मुझसे अच्छे से बात करती हैं, मेरी केयर करती हैं, मिस्टर मल्होत्रा ने आह भरी और कहा। मुझे पता है कि वह करती हैं और यही वजह है कि मैंने उसे चुना। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं तुम्हें सिर्फ एक माँ देना चाहता था। मैंने यह शादी इसलिए नहीं की ताकि मुझे एक वाइफ मिल सके, इसलिए कि ताकि तुम्हें एक माँ मिल सके। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो तुम्हें अपनी माँ का प्यार दे सके। मैंने उससे तुम्हारी माँ के बारे में बताया और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैंने उससे यह भी कहा कि मेरे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता और सब कुछ जानने के बाद विवाह मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी। फिर एक गहरी सांस लेकर मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, उसने मुझसे कहा कि वह एक और बच्चा नहीं चाहती क्योंकि उसके पास पहले से ही तुम हो। वह डरी हुई थी कि अगर वह दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो तुम इनसिक्योर फील करोगे। इसी वजह से उसने 2 बार एबॉर्शन भी कराया था और जब वह कीर्ति के साथ प्रेग्नेंट थी तब भी वह अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए बहुत ज़्यादा जान का खतरा हो सकता है तो मैंने उसकी जान जोखिम में डालने की परमिशन नहीं दी, इसलिए कीर्ति का जन्म हुआ। यह सब सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो गया। तुम्हारी मॉम को यह सब कभी मत बताना कि मैंने तुम्हें याद बताया है। मैंने उसे वादा किया था कि मैं कभी तुम्हारे सामने इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। वह तुमसे बहुत प्यार करती है सिद्धार्थ, मुझे पता है कि वह तुम्हारी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, लेकिन तुम कम से कम उसे एक माँ की जगह दे सकते हो, मिस्टर मल्होत्रा ने सिद्धार्थ के कंधे को थपथपाते हुए कहा। कुछ मिनट तक दोनों ने एक दूसरे से अलग अलग तरह की बात की। उनकी आखिरी कन्वर्सेशन को सीरियस लेते हुए मिस्टर मल्होत्रा ने एक्साइटेड होकर पूछा, तो मुझे अपने बहू से मिलने का मौका कब मिलेगा? मैं उसे वीकेंड पर बुला रहा हूँ, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कहा, जल्द ही शादी कर लो और मुझे एक पोता या पोती दे दो। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, डैड, आपको इतनी जल्दी एक पोता या पोती नहीं मिलेगी। मिस्टर मल्होत्रा ने मुंह फेर लिया और कहा, जितनी जल्दी तो मुझे मेरा पोता या पोती दे दोगे मेरा वेकेशन उतना ही छोटा होगा, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। मिस्टर ओल्ड मैन, आपकी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी। तुम ओल्ड किसे कह रहे हो? मैं अभी भी यंग हूँ, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। यह सुनकर सिद्धार्थ हंसने लगा और कहा, हाँ ठीक है, मुझसे मिस्टर मल्होत्रा के साथ कुछ देर बात करने के बाद सिद्धार्थ मिसेज मल्होत्रा को ढूंढते हुए नीचे आया। मेरी मॉम कहाँ है? सिद्धार्थ ने लिविंग रूम में
क्लीनिंग कर रही मेड से पूछा, मैडम किचन में है? मेड ने कहा। सिद्धार्थ जब किचन में आया तो उसने देखा उसकी मॉम ओवन से कुकीज निकाल रही है। मिसेज मल्होत्रा ने जब सिद्धार्थ को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उनके होठों पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, तुम वहां किस लिए खड़े हो? अंदर आओ, मैंने तुम्हारी फेवरेट कुकी बनाई है। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, फिर मिसेज मल्होत्रा के पास आकर उसने उन्हें गले लगा लिया। उसे वापस गले लगाते हुए मिसेज मल्होत्रा ने पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ? क्या तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ कहा है? आई लव यू मॉम, सिद्धार्थ ने कहा। यह सुनकर मिसेज मल्होत्रा ने अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस की। उनकी आंखें छलकने लगी। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर बोली, आई लव यू टू बेटा। अपने इमोशंस को, अपने आंसुओं को पोंछते हुए मिसेज मल्होत्रा ने एक कुकी उठाई और उसे सिद्धार्थ के मुंह में डाल दिया और पूछा, कैसी है? अपने मुंह में कुकी चबाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, हमेशा की तरह लाजवाब। आहूजा हाउस के बाहर जब कीर्ति ने वैशाली को अपनी ओर जाते देखा तो वह कार से नीचे उतर गई। यू मस्ट बी कीर्ति राइट, वैशाली ने कीर्ति को देखते हुए पूछा तो कीर्ति ने हंसते हुए कहा, भाभी। उसे गले लगाते हुए वैशाली ने कहा, नाइस टू मीट यू। मैं पार्टी के दौरान तुमसे मिल नहीं पाई क्योंकि तुम शायद जल्दी निकल गई थी। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं भाभी। कोई हैरानी की बात नहीं कि भाई आपके लिए पागल हैं। उसकी बात सुनकर वैशाली मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, अभी हम दोनों को शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। कीर्ति ने सिर हिलाया और वैशाली के साथ कार के अंदर बैठ गई। जब सिद्धार्थ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पहुंचे तो उसने देखा उसके फोन पर कुणाल का कॉल आ रहा है। आखिरकार तुम्हें मुझे कॉल करने का टाइम तो मिल गया। फोन रिसीव करते हुए सिद्धार्थ ने कहा। कुणाल ने हंसते हुए कहा, भाई मुझे असल में आपसे एक एडवाइस की जरूरत है। सिद्धार्थ ने अपने भौं सिकोड़ ली और कहा, यहाँ मुझे लगा कि मेरे छोटे भाई ने मुझे इसलिए कॉल किया क्योंकि वह मुझे मिस कर रहा था। ठीक है तो बताओ मुझे कि क्या है? एक बार अपना गला साफ करते हुए कुणाल ने कहा, एक लड़की है जिसे मैं लाइक करता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि वह भी मेरे लिए वैसा ही फील करती है या नहीं जैसा मैं करता हूँ। मैं कल उसे कन्फेशन करने के बारे में सोच रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए भाई? क्या मुझे उसे बताना चाहिए या नहीं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह सच कहूँ तुमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। फिर थोड़ी देर रुक कर उसने आगे कहा, देखो कुणाल, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग किसी के लिए है तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तुम्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि वह तुम्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं। बस अपने दिल की बात बता दो और बाकी सब कुछ अपने किस्मत पर छोड़ दो। क्या आपको यकीन है भाई? कुणाल ने पूछा। मैं कॉलेज के टाइम से वैशाली से प्यार करता था लेकिन मुझे उसे यह बताने की हिम्मत नहीं थी। मैं उसके रिजेक्शन से डरता था लेकिन जब आखिरकार मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी तो उसने भी कहा कि वह भी मुझसे प्यार करती है। इस बीच हमारे बहुत सारे साल बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि रुद्र भी तुम्हारी बहन से इतने सालों से प्यार करता था लेकिन उसने उसे कभी नहीं बताया, इसलिए उसने इतने साल बर्बाद कर दिए। और इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कर पाता कुणाल ने उसे रोकते हुए कहा, जीजू बहुत सालों से दी को प्यार करते थे। यह सब आप क्या कह रहे हैं भैया? क्या वह अभी कुछ दिन पहले ही मिले नहीं थे? सिद्धार्थ ने अपना सिर थपथपाया और कहा, मेरा मतलब कुछ नहीं है, बस जो मैंने पहले कहा था उसे भूल जाओ और जाकर उस लड़की के सामने अपनी फीलिंग को कन्फेशन करो। ठीक है, थैंक यू भैया, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। कुणाल ने खुश होकर कहा। हाँ ठीक है, और मुझे उसका जवाब भी बताना, सिद्धार्थ ने कहा। जरूर, कुणाल ने कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और बड़बड़ाया, बच्चे बड़े हो रहे हैं। शॉपिंग मॉल, तुम क्या खरीदना चाहती हो? वैशाली ने पूछा। कीर्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, कुछ गाउन और हाई हील और कुछ ड्रेस। वैशाली अपनी भौं उठाई और कहा, मुझे याद है कि सिद्धार्थ ने मुझे बताया था कि तुम्हें यह सब पहनना पसंद नहीं है। हाँ लेकिन मुझे उनकी जरूरत है, कीर्ति ने कहा। वैशाली मुस्कुराई और कहा, ठीक है चलो चलते हैं, अभी तुम्हारे लिए हमें बहुत सारी चीजें लेनी है। कीर्ति मुस्कुराई और सिर हिलाया। कीर्ति की जरूरत की हर चीज खरीदने के बाद कीर्ति और वैशाली ने एक साथ लंच करने का फैसला किया। भाभी आपने कुछ खरीदा क्यों नहीं? कीर्ति ने पूछा। वैशाली हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है लेकिन यह सब तो भाई पे कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं वह सब कुछ खरीद लेती जो मुझे चाहिए। कीर्ति ने कहा, मैं एक दिन तुम्हारे भाई को अपने साथ लाऊंगी और फिर मुझे जो भी पसंद आएगा मैं ले लूंगी।
वैशाली ने कहा। उसकी बात सुनकर कीर्ति हंसने लगी। तो बताओ वह कौन है? वैशाली ने पूछा। कीर्ति ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या कौन है? वैशाली ने हंसते हुए कहा, अभी छिपाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई को इसके बारे में बताऊंगी। कीर्ति ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और कहा, मुझे आप पर भरोसा है भाभी। दरअसल एक लड़का है जिसे मैं लाइक करती हूँ। वह तो बताओ, वह कैसा है? क्या हो? वह हैंडसम है? तुम पहली बार कहाँ मिले थे? अच्छा, जो जो हुआ है मुझे सब कुछ बताओ, वैशाली ने एक्साइटमेंट से पूछा। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, मैं उस पार्टी में मिली थी आराध्या के लिए जो वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें। और हाँ, पार्टी के बाद उसने मुझे घर छोड़ा और फिर हमने नंबर एक्सचेंज किए। हम डिनर के लिए कभी कभी मिलते थे, कभी ब्रेकफास्ट के लिए मिलते थे और उसने मुझे कहा कि कल कुछ स्पेशल होने जा रहा है। कीर्ति ने कहा। वैशाली और ज्यादा एक्साइटेड हो गई और पूछा, वह कैसा दिखता है? क्या वह हैंडसम है? कीर्ति ने शर्माते हुए कहा, हाँ वह बहुत हैंडसम है और केयरिंग भी। यू लव हिम? वैशाली ने पूछा। हाँ मुझे लगता है, कीर्ति ने कहा। तो फिर तुम उसे अपने दिल की बात बता दो, वैशाली ने कहा। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट, कीर्ति ने मुस्कुराकर कहा। वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, कल जो कुछ भी होगा मुझे तुम कॉल करके सब कुछ बताना, ठीक है? कीर्ति ने सिर हिलाया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। जब तक आराध्या जागी तब तक दोपहर हो चुकी थी, लंच भी हो चुका था और रुद्र उसे निकाल रहा था। तुम उठ गई हो तो यहाँ आओ, लंच कर लो, रुद्र ने कहा। अपनी आंखें मलते हुए आराध्या उठी और कहा, मैं खाना नहीं चाहती। रुद्र ने आह भरी और उसे अपनी ओर खींच लिया और अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, तुम्हें खाना है और मैं कोई बहाना नहीं चाहता, समझी? आराध्या ने अपना चेहरा अपनी गर्दन में दबाते हुए कहा, मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ, आराध्या ने कहा। उसके माथे पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, तुम मुझे कभी परेशान नहीं करती, मेरा हर काम मेरे लिए सेकेंडरी है और तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। मैं कल से घर पर रहूंगी। अगर मैं यहाँ नहीं रहूं तो आप ठीक से काम कर सकते हैं, आराध्या ने कहा। नहीं, तुम मेरे साथ रोज यहाँ पर आओगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अगर तुम मेरे सामने होगी तो मुझे राहत महसूस होगी, रुद्र ने कहा। लेकिन आराध्या ने कहना चाहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ रहोगी, मतलब तुम रहोगी। अभी चलो खाना खा लो, रुद्र ने उसके मुंह की तरफ एक निवाला बढ़ाते हुए कहा। आराध्या मुस्कुराई और उसे खा लिया। लंच के बाद रुद्र ने आराध्या को आराम करने के लिए कहा, लेकिन आराध्या ने यह कहते हुए मना कर दिया, मैं सुबह से सो रही हूँ, आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, बस मुझे अपना टैबलेट दे दो ताकि मैं कुछ गेम खेल सकूं। रुद्र ने आह भरी और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना। आराध्या ने सिर हिलाया। उसे लैपटॉप देते हुए रुद्र ने कहा, यहाँ जो चाहो करो। लैपटॉप लेते हुए रुद्र का आराध्या कुछ कहने ही वाली थी, तभी रजत अंदर आया और कहा, सर वो असल में रजत ठीक से बोलो, रुद्र ने कहा। रजत ने गहरी सांस ली और कहा, सिंह एंटरटेनमेंट की टीना आपसे मिलना चाहती हैं, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? रुद्र ने पूछा। रजत ने ना में अपना सिर हिलाया। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, रुद्र ने कहा। जब आराध्या ने जाना पहचाना नाम सुना तो उसने अपनी भौं ऊपर उठा ली। सच में देखना चाहती थी कि असल में यह लड़की कौन है जो उसके हस्बैंड से मिलने के लिए इतनी बेताब है। रजत बाहर से जाने ही वाला था कि आराध्या ने उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर असिस्टेंट रुको। फिर रुद्र की ओर मुड़ते हुए कहा, उसने कहा, आप एक बार उससे मिल क्यों नहीं लेते? वह क्यों आपसे मिलना चाहती है, एक बार सुन लीजिए, उसे अंदर ले आओ, रुद्र ने कहा। रजत ने सिर हिलाया। रजत को पता था कि रुद्र बिना किसी अपॉइंटमेंट के कभी भी किसी से नहीं मिलता था, लेकिन आराध्या के कहने पर वह मान गया। केबिन के बाहर मिनी स्कर्ट, डीप नेक क्रॉप टॉप पहने एक लड़की सोफे पर बैठी थी जिसमें उसके प्योर क्लीजवेल दिख रहे थे। जब रजत बाहर आया तो उसमें देखा एक लड़की बहुत ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहने सोफे पर बैठी है तो उसने एक आह भरी। रजत ने बहुत सारी लड़कियां सेक्सी और रिवीलिंग ड्रेस पहनकर रुद्र से मिलने आती थी, लेकिन रुद्र ने कभी उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। अभी जब उसने अपने पसंदीदा लड़की से शादी कर ली और जिसे वह बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्या वह फिर भी उम्मीद कर रही थी कि वह रुद्र उसकी तरफ देखेगा भी? इतना बेकार, रजत ने सोचा।
मिस टीना को अंदर भेजो, बॉस उनसे मिलना चाहते हैं, रजत ने एक एम्प्लॉय को बताया। यह सुनकर सोफे पर बैठी लड़की मुस्कुरा दी। वह जानबूझकर बिना किसी अपॉइंटमेंट के यहाँ आई थी, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि रुद्र उसे मिलने के लिए राजी होगा या नहीं, और वह सही थी। सभी लड़के एक जैसे हैं, उसके जैसी लड़की को कौन रिजेक्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। उसने उसने मन ही मन सोचा। उसने हमेशा रुद्र के खूबसूरती को एडमियर किया था। उनका हैंडसम चेहरा, सेक्सी बॉडी और कोल्ड पर्सनालिटी वह है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आई थी। जब उसने सुना कि उसने शादी कर ली तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर रुद्र उसे रखेल भी बना लेता तो भी वैसे ही रहती। उसने पहले भी बहुत बार रुद्र से मिलने की कोशिश की, इसलिए उसने ग्लोबल एंटरटेनमेंट में मिलने की जिद की थी। लेकिन जब रुद्र के बदले में समर्थ मीटिंग में आया तो उसने मीटिंग कैंसिल कर दी। ऐसा नहीं था कि वह समर्थ को पसंद नहीं करती थी। समर्थ भी रुद्र की तरह हैंडसम था, लेकिन कुछ ऐसा था जो समर्थ के पास नहीं था। मिस टीना, प्लीज फॉलो मी, एम्प्लॉय ने कहा। टीना उठ गई। अपना बैग हाथ में लेकर उसने अपने टॉप को थोड़ा सा एडजस्ट किया। यह कंफर्म करने के बाद उसके क्लीवेज पूरी तरीके से दिख रहे हैं, उसने चलना शुरू कर दिया। उसने सोच लिया था कि आज रात वह रुद्र अपने साथ बेड पर ले जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि रुद्र के केबिन में एंटर करते ही उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जब टीना रुद्र के केबिन के अंदर आई और उसका हैंडसम चेहरा देखा तो उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन जैसे ही उसने उसके पास बैठी खूबसूरत लड़की को देखा तो उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह जानती थी कि वह लड़की कौन थी। वह रुद्र की वाइफ थी, आराध्या कपूर। वह जानती थी आराध्या को वहां पर देखकर टीना की उम्मीदें लाखों टुकड़ों में बिखर गई। सर, मैडम, एम्प्लॉय ने दोनों को ग्रीट किया। जब आराध्या ने अपना सर उठाकर एम्प्लॉय के पास खड़ी हाफ नेक लड़की को देखा तो उसने अपनी भौहें उठा ली। आराध्या ने अपने मन में जो सोचा था उस लड़की के बारे में वही बिल्कुल सही था। उसने अपनी नजरें घुमाकर रुद्र को देखा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके हस्बैंड ने उसके सामने खड़ी लड़की को एक नजर भी नहीं देखा तो वह हंस पड़ी। रुद्र उठा और पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? और आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, या कुछ भी नहीं है, आप जाकर अपना मीटिंग खत्म कीजिए। रुद्र उठा और टीना की तरफ देखकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन कुछ ना कहने का फैसला किया। वैसे ही यह पहली बार नहीं था जब कोई लड़की उसके ऑफिस में आई थी इस तरह के कपड़े पहनकर। अपने टेबल की ओर बढ़ते हुए वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एम्प्लॉय को जाने का इशारा करते हुए रुद्र ने कहा, टीना को पूरी तरह से इग्नोर किया और एक फाइल पढ़ना शुरू कर दिया। आराध्या ने अपने मन में रुद्र की तारीफ की। अभी सोचने लगी कि क्या वह हर बार ऐसा करता है या उसकी प्रेजेंट की वजह से वह ऐसा कर रहा है। डेस्क की ओर जाकर टीना कुर्सी पर बैठ गई और बोली, नाइस टू मीट यू मिस्टर सिंघानिया। फाइल्स को वापस टेबल पर रखते हुए रुद्र ने अपने कोल्ड वॉइस में कहा, अगली बार बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर मत आना। मैं ऐसे लोगों का अटेंड नहीं करता जो मेरे ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट के आते हैं। मैं आपको वापस भेजने वाला था, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे एक बार मिलना चाहिए। मेरे अपोजिट मेरी वाइफ बहुत ही काइंड हार्टेड है, सो प्लीज मेक श्योर या नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। टीना मुस्कुराई और आराध्या की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, फिर मुझे मिस्टर सिंघानिया से मिलने देने के लिए मिस कपूर को थैंक यू कहना चाहिए। आराध्या मुस्कुराई और सोफे से उठकर उसने कहा, आप काफी ऑनरेबल हैं, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। फिर डिस्क की ओर चलते हुए आराध्या टीना के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और कहा, वैसे अभी मैं मिसेस सिंघानिया को मिस कपूर नहीं। टीना ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा। कुर्सी से उठते हुए आराध्या ने कहा, डार्लिंग, मुझे लगता है कि आपको एयर कंडीशनर बंद कर देना चाहिए या फिर टेम्परेचर बढ़ा देना चाहिए। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इसे बहुत पहले बंद कर सकता था। रुद्र ने अपने हाथ में रिमोट उठाते हुए बंद करते हुए कहा, अरे नहीं डार्लिंग, मैं या मिस टीना के लिए कह रही हूँ। उन्होंने लगभग कुछ भी नहीं पहना है, मुझे यकीन है कि उन्हें ठंड लग रही होगी। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही रुद्र ने यह सुना उसने रिमोट को पीछे रख दिया और कहा, मैं आपको अगली बार किसी मीटिंग में जाने के लिए फॉर्मल ड्रेस पहनने की एडवाइस दूंगा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह कहने के बाद आराध्या ने टीना को घूर कर देखा और सोफे की ओर चली गई। जल्दी से खुद को कंपोज करते हुए टीना ने कहा,
अच्छा, अभी बात करते हैं बिजनेस की। मैं यहाँ सिंह एंटरटेनमेंट की तरफ से एक प्रपोजल के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। मिस टीना, आप जानती हैं कि यह सिंघानिया इंडस्ट्रीज है और अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हैं तो आप ग्लोबल एंटरटेनमेंट के साथ डिस्कस कर सकती हैं। रुद्र ने कहा। टीना मुस्कुराई और कहा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ग्लोबल एंटरटेनमेंट के सीईओ मेरे सामने बैठे हैं। जब मैं सीधे सीईओ से डिस्कस कर सकती हूँ तो फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट से डिस्कस क्यों करूँ? रुद्र ने उठकर कहा, मैं सिर्फ नाम के लिए हूँ सीईओ। वहाँ पर मेरा भाई है जो सब कुछ संभालता है। मैंने पिछले 2 सालों से ग्लोबल एंटरटेनमेंट ऑफिस के अंदर कदम नहीं रखा है। आरटी चुनना या फिर कोई प्रपोजल हो, वह सब कुछ मेरा भाई ही देखता है। आप एक गलत व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि अगर आप यह प्रपोजल मुझे देती भी हैं तो भी यह मेरे भाई के हाथों में ही जाना है, इसलिए बेहतर है कि आप उसके लिए अपना स्पीच प्रपोजल बचा सकती हैं। अभी आप जा सकती हैं। टीना जम गई। उसे पता था कि रुद्र के बातों का सीधा मतलब यह था कि मुझे आप या आपके बॉडी में कोई दिलचस्पी नहीं है। टीना ने जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा, बिल्कुल मिस्टर सिंघानिया के साथ आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर आराध्या की ओर मुड़ते हुए उसने होठों पर जबरदस्ती एक मुस्कान चिपकाई और बोली, मिसेस सिंघानिया, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। आराध्या वापस मुस्कुराई और कहा, मैंने अभी अभी महसूस किया कि आपके मुंह से मिसेस सिंघानिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आपको मुझे इस तरह से सिंघानिया बुलाना चाहिए। हालांकि टीना को इस टाइम आराध्या के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने नकली मुस्कान दी और कहा, जरूर, जब आप एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट पर जाएं तो प्लीज फॉर्मल कपड़े पहनना। मैं नहीं चाहती कि मेरा छोटा भाई ऐसा कुछ देखे। रुद्र ने फिर से अपने कोल्ड वॉइस में कहा। जब आराध्या ने अपने पति की तीखी बातें सुनी तो वह हंस पड़ी। टीना को बहुत ज्यादा गुस्सा फील हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस मीटिंग का रिजल्ट ऐसा होगा। जब सिंघानिया इंडस्ट्रीज से निकली तो उसके दिल में सिर्फ एक इंसान के लिए नफरत थी, वह थी आराध्या। टीना के बाहर जाने के बाद आराध्या हंसती रही। वह इतनी जोर से हंस रही थी कि उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से ढका हुआ था। उसको ऐसे देखकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, आराध्या, इतने जोर से हंसना बंद करो, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। यह बहुत फनी था। क्या आपने उसका चेहरा देखा? आराध्या ने कहा। रुद्र मुस्कुराते हुए आराध्या को देखने लगा। उसने कॉलेज के बाद से उसे इस तरह हंसते हुए नहीं देखा था। वह बहुत खुश और बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर गहरी सांसें लेते हुए आराध्या ने अपनी हंसी कंट्रोल की और कहा, मैं कॉलेज के बाद से इस तरह कभी नहीं हंसी थी। हमारे कॉलेज में एक लड़का था जिसको सब अजीब टोपी वाला कहते थे। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए आराध्या ने वापस अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, उस दिन हम अपने सोशल एक्टिविटीज कर रहे थे, इसीलिए सभी ब्यूटीफुल ड्रेस पहन करके आए थे, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही अचानक बारिश हो गई। उस समय वह अजीब टोपी वाला लड़का, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन वह जमीन पर गिर गया। बारिश हो रही थी, इसलिए जब उसने उठने की कोशिश की तो वह फिर से फिसल गया। उसने कई बार कोशिश की लेकिन वह उठ नहीं पा रहा था और बार बार गिर रहा था। रुद्र ने उस दिन जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए मुंह चिढ़ा दिया। आराध्या हंसी और कहा, जब वह उठ नहीं पाया तो उसका बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ उसकी हेल्प के लिए वहां पर आया। सिद्धार्थ ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे उठने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह भी वहां पर गिर गया। सबसे अच्छी बात यह है कि अजीब टोपी वाला लड़का नीचे था और सिद्धार्थ उसके ऊपर था और उनके होंठ आपस में टकरा गए थे। आप सोच भी नहीं सकते थे यह सीन कितना फनी था। मैं इतनी जोर से हंसी कि चेहरा पूरा मेकअप खराब हो गया। उस इंसिडेंट के बाद मैंने उस अजीब टोपी वाले को कई दिनों तक नहीं देखा। यहाँ तक कि सिद्धार्थ भी गायब था। उस समय सभी को लगा कि उनके बीच कुछ चल रहा होगा। यहाँ तक कि मैंने भी ऐसा ही सोचा था जब वह दोनों इतने दिनों से गायब थे। यह सुनकर रुद्र का चेहरा उदास हो गया। उस टाइम आराध्या को देख रहा था, इसीलिए वह गिर गया था, क्योंकि आराध्या उस टाइम बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। हो सकता है कि उसने खुद को कहीं छुपा लिया हो क्योंकि वह शर्मिंदा था। रुद्र ने अपना बचाव करते हुए कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब मुझे पता है कि सिद्धार्थ ऐसा नहीं है, लेकिन कौन जानता है कि अजीब टोपी वाला लड़का हो सकता है या नहीं। रुद्र शर्मा इंटरप्राइजेज। मोहित अपने ऑफिस के अंदर अपने उदास चेहरे के साथ बैठा अपने हाथ में एक
कॉन्ट्रैक्ट पकड़े हुए वह अभी भी विशाल के बारे में श्योर नहीं था। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि विशाल अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ देर गहरी सांस लेते हुए मोहित ने अपना फोन उठाया और विशाल का नंबर डायल किया। अरे मिस्टर मोहित, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, विशाल ने कहा। मोहित ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, आप कभी भी मेरे ऑफिस में आकर इस पर साइन कर सकते हैं। और कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, विशाल ने हंसते हुए कहा। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लूंगा, तब तक जब तक तुम मेरी बात मानते हो। मैं कल सुबह आऊंगा, वेट फॉर मी। इतना कहने के बाद विशाल ने फोन काट दिया। मोहित अभी भी असहज महसूस कर रहा था। उसने विशाल से मिल रही निगेटिव वाइब्स को इग्नोर करना चाहा, लेकिन नहीं कर पाया। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। कीर्ति की मल्होत्रा मेंशन छोड़ने के बाद ड्राइवर वैशाली को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ले गया। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सभी एम्प्लॉय जानते थे कि वैशाली कौन है। यह जानते हुए कि वैशाली उनके बॉस के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने पोलाइटली उसे ग्रीट किया। वैशाली ने भी अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ सभी को ग्रीट किया। जब वैशाली लिफ्ट का वेट कर रही थी, तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर थपथपाया। जब वैशाली ने यह देखने के लिए पीछे मुड़ी कि वह कौन था, उसने देखा सिद्धार्थ एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस टाइम अपने ऑफिस के अंदर नहीं होना चाहिए था? वैशाली ने पूछा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सिद्धार्थ ने कहा, माय स्वीट गर्लफ्रेंड, तुम पहली बार मेरे ऑफिस आई हो और तुम यह उम्मीद कर रही हो कि मैं अपने ऑफिस में बैठा रहूं और कुछ ना करूं? वैशाली ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, इस कंपनी के सीईओ को तो चीजें बनाना तुम्हारी पोजीशन को सूट नहीं करता। पोजीशन के बारे में कौन परवाह करता है? जब बात तुम्हारी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो तुम्हें पसंद हो, सिद्धार्थ ने कहा। वैशाली ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन मैं आज रात डिनर में चीज पिज्जा खाना चाहती हूँ। ओके, तो फिर हम पिज्जा ही खाएंगे, सिद्धार्थ ने उसे लिफ्ट की ओर खींचते हुए कहा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, सिद्धार्थ ने वैशाली को लिफ्ट की दीवार से सटा दिया और अपनी नाक उसकी नाक को रब करते हुए कहा, तुम आज डिनर में पिज्जा खाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। अपनी बाहों को उसके गले में लपेटते हुए वैशाली ने कहा, तो फिर क्या मिस्टर मल्होत्रा डिनर से पहले कुछ स्वीट खाना चाहते हैं? फिर बिना उसके जवाब का वेट किए वैशाली ने अपने होठों को उसके होठों से लगा दिया। सिद्धार्थ ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका फर्स्ट किस ऐसा होगा। जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए उसने वापस वैशाली को किस किया। जब सिद्धार्थ ने उसके लोअर लिप्स को काटा तो वैशाली के मुंह से एक कराह निकल गई। सिद्धार्थ ने उसे उठाकर उसके पैरों को अपनी कमर पर लपेट लिया और उसे और डीप किस करने लगा। जब सिद्धार्थ ने देखा वैशाली की सांसें फूल रही हैं, तो उसने उसे छोड़ दिया। उसके नीचे उतरने के बाद सिद्धार्थ ने अपने डिजायर को कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस ली। सिद्धार्थ ने वैशाली के होठों को छूते हुए कहा, आई लव यू। वैशाली मुस्कुराई और बोली, आई लव यू टू। अपनी बाहों को वैशाली के कमर के चारों ओर लपेटकर सिद्धार्थ आगे झुक गया। वैशाली ने हंसकर पूछा, तुमने इतनी अच्छी तरह से किस करना कहाँ से सीखा? सिद्धार्थ भी हंसा और कहा, इट्स नेचुरल बेबी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। अब अपनी इतनी भी तारीफ मत करो, वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शॉपिंग कैसी रही? सिद्धार्थ ने पूछा। बहुत अच्छी, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, मुझे वह पसंद है, वैशाली ने खुश होते हुए कहा। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ पूछ पाता, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वैशाली का हाथ पकड़कर सिद्धार्थ ने उसे बाहर खींच लिया और कहा, चलो मेरे साथ मेरे केबिन में चलते हैं और वहां पर जाकर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने से तुम्हारा क्या मतलब है? वैशाली ने हंसते हुए कहा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा क्या मतलब है, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ के केबिन के अंदर जैसे ही वह दोनों केबिन के अंदर आए, सिद्धार्थ ने वैशाली को दरवाजे पर किस कर दिया। आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं मिस्टर बॉयफ्रेंड, वैशाली ने हंसते हुए कहा। क्या मैं अभी अपनी डिजर्ट ले रहा हूँ? ठीक है, सिद्धार्थ ने कहा। तुमने अभी अपनी डिजर्ट ली थी, वैशाली ने कहा। उसके नाक को छूते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मुझे और चाहिए। उसे दूर धकेलते हुए वैशाली ने कहा, मुझे तुम्हारा ऑफिस देखना है। अपनी गर्दन को सहलाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, वैशाली चलो शादी कर लेते हैं। यह सुनकर वैशाली हंस पड़ी और बोली, ठीक है बेबी, आई एम सीरियस, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ की ओर मुड़ते हुए वैशाली ने पूछा, सच? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। थोड़ी देर रुकते हुए वैशाली ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत जल्दी है? मेरा मतलब है कि तुम मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो, हमने अभी डेटिंग शुरू की है। सिद्धार्थ ने वैशाली को
को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, हम एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं और जल्दी से क्या मतलब है? मुझे पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इस बारे में डाउट है तो तुम टाइम ले सकती हो। अपनी बाहों को सिद्धार्थ के गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए वैशाली ने कहा, इडियट, किसने कहा कि मुझे डाउट है? मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे भी तुम्हारी तरह पूरा भरोसा है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे जैसे अमीर लड़के से कौन शादी नहीं करना चाहता। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंस पड़ा। वैशाली ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और कहा, मैं बस इन सब चीजों को इतनी जल्दी नहीं करना चाहती, और वैसे भी तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारे इस नॉर्मल प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकती हूँ? कोई दिन नहीं, कोई इमोशनल स्पीच नहीं, कोई फ्लावर नहीं, इतना कंजूस मत बनो मिस्टर मल्होत्रा। और यह मत भूलना, तुम्हारे फ्रेंड ने मेरे फ्रेंड को सबसे यूनिक रिंग गिफ्ट की है। मेरी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो अगर मैं तुम्हें रिंग, फ्लावर और एक इमोशनल स्पीच देकर तुम्हें यह प्रपोजल दूं तो क्या तुम यह एक्सेप्ट करोगी? सिद्धार्थ ने कहा। शायद। वैशाली ने कहा। तो ठीक है, जब मैं तुम्हें ऐसे प्रपोज करूंगा तब तुम्हें इसे रिजेक्ट करने की परमिशन नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ के बालों पर हाथ फेरते हुए वैशाली ने कहा, बट आई एम ऑलरेडी श्योर सिंघानिया मेंशन। अक्षत गार्डन में इधर से उधर घूम रहा था और समर्थ और अंशिका एक साथ घूम रहे थे। क्या तुमने मेरी रेड फाइल देखी? समर्थ ने पूछा। अंशिका ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह फाइल वार्डरोब के अंदर है, राइट साइड ड्रॉयर में। उसके बाद सुनकर समर्थ मुस्कुराया। क्या तुमने मेरी ब्लू फाइल देखी? समर्थ ने फिर पूछा। वह भी सेम जगह पर है, अंशिका ने कहा। समर्थ मुस्कुराया और फिर कहा, क्या तुमने मेरी ब्लैक टाई देखी? तुम्हारे पास बहुत सारे ब्लैक टाई हैं, तुम किस टाई की बात कर रहे हो? अंशिका ने पूछा। वाह, व्हाइट टाई, समर्थ ने कहा। तुम्हारे सारे टाई एक साथ ही हैं, अंशिका ने कहा। अपने होठों पर और एक बड़ी मुस्कान चिपकाते हुए समर्थ ने कहा। क्या कहा तुमने? व्हाट्स रॉन्ग विद यू समर्थ? अंशिका ने हैरानी से पूछा। समर्थ ने सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। अंशिका ने समर्थ की तरफ देखा तो समर्थ को स्टूपिड की तरह स्माइल करते देख उसने उसके सीने में मुक्का मारा और कहा, मेरा मजाक बनाना बंद करो, ठीक है? समर्थ ने भौं चढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस इतना ही। एक गहरी सांस लेकर समर्थ ने आगे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी सारी चीजें कहाँ हैं। हम एक ही कमरे में रह रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे तुम मेरी वाइफ हो और यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं ऑफिशियली तुम्हें अपना वाइफ बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उसके बाद सुनकर अंशिका मुस्कुराई। उस रात के बाद वह परमानेंटली समर्थ के रूम में शिफ्ट हो गई थी और वहीं उसका सारा सामान संभालने लगी थी। अपनी बाहों को समर्थ के गले में डालते हुए अंशिका ने कहा, समर्थ, चलो शादी कर लेते हैं। समर्थ ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, तुमने क्या कहा? अंशिका ने हंसते हुए कहा, चलो शादी कर लेते हैं। समर्थ एक्साइटमेंट में उछल पड़ा और कहा, सच में? क्या तुम सीरियस हो? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? वेट, मुझे कुछ टाइम दो, मेरा सर घूम रहा है। उसके बाद सुनकर अंशिका जोर से हंस पड़ी। इसका मतलब है कि हमारी शादी के बाद मैं अक्षित का ऑफिशियली फादर बन जाऊंगा? समर्थ ने पूछा। अंशिका ने सिर हिलाया। अंशिका को अपनी बाहों में खींचते हुए समर्थ ने कहा, आई लव यू अंशिका, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे और अक्षित के लिए इस वर्ल्ड का बेस्ट फादर और बेस्ट हस्बैंड बनने की कोशिश करूंगा। तुम वर्ल्ड के बेस्ट फादर बन सकते हो, लेकिन बेस्ट हस्बैंड का टैग तो पहले ही रुद्र भाई ने छीन लिया है, अंशिका ने कहा। तो समर्थ ने हंसते हुए कहा, मैं इस बारे में भाई से बात करूंगा। ठीक है, चलो जल्द से जल्द हम दोनों शादी कर लेते हैं। समर्थ अभी उसे सिविल मैरिज ब्यूरो ले जाना चाहता था और उसे अपनी ऑफिशियल वाइफ बनाना चाहता था, और उसे, लेकिन वह जानता था कि उसे कुछ अक्षित के बारे में चीजें सेटल करनी पड़ेंगी और इस बारे में कुछ चीजें सिर्फ उसका भाई ही कर सकता था। इसके बाद समर्थ ने अपनी शादी के बारे में बात करने का डिसीजन लिया। उसे पूरा भरोसा था कि इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में सिर्फ रुद्र ही उसकी हेल्प कर सकता है। अपनी कार के अंदर बैठकर समर्थ जल्दी से सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए निकल गया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज से बाहर निकलकर समर्थ जल्दी से ऑफिस के अंदर चला गया। उसे देखकर सभी एम्प्लॉय ने उसे ग्रीट किया। समर्थ और रुद्र ने कभी भी एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं किया था। समर्थ भी एक बहुत ही काबिल बिजनेसमैन था। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बिजनेस चलाना आसान नहीं था, लेकिन समर्थ
समर्थ ने इसे बखूबी संभाला था। उसकी गाइडलाइंस में ग्लोबल एंटरटेनमेंट फील्ड के टॉप एजेंसियों में से एक था। तभी सभी टॉप और फेमस एक्टर, मॉडल, सिंगर और डांसर ग्लोबल एंटरटेनमेंट के साथ इन्वॉल्व थे। लेकिन समर्थ को लगता था कि रुद्र उससे कहीं ज्यादा समझदार है, इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले वह हमेशा रुद्र से एडवाइस लेता था। जब समर्थ लिफ्ट से बाहर निकला तो रजत दौड़ते हुए उसकी ओर आया और कहा, मिस्टर सिंघानिया। समर्थ ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, स्टॉप। रजत, कितनी बार मुझे तुम्हें मेरे नेम से बुलाने के लिए कहना होगा? अपना सिर खुजलाते हुए रजत ने कहा, मैं भूल गया। भाई कहाँ है? समर्थ ने पूछा। बॉस लेडी बॉस के साथ ऑफिस के अंदर हैं, रजत ने कहा। ओ बढ़िया, समर्थ ने कहा। केबिन के अंदर। जब समर्थ केबिन के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या सोफे पर बैठी और रुद्र कुछ फाइल पढ़ने में बिजी है। भाभी, समर्थ ने कहा। आराध्या उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई और पूछा, क्या अंशिका तुम्हारे साथ है? समर्थ ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं अकेला हूँ। तुम क्या चाहते हो? समर्थ से रुद्र ने पूछा। क्या मैं बिना किसी वजह के अपने भाई से मिलने नहीं आ सकता? समर्थ ने कहा। रुद्र ने अपनी भौं उठाई। सोफे की ओर चलते हुए वह आराध्या के पास बैठ गया और कहा, ठीक है, अभी जब तुम मुझसे मिल चुके हो तो तुम जा सकते हो। यह सुनकर आराध्या ने रुद्र की तरफ देखा और कहा, यह सब आप क्या कह रहे हैं? फिर समर्थ की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, समर्थ आओ और मेरे पास बैठो। समर्थ अपनी भाभी को देखकर मुस्कुराया। फिर सोफे पर बैठकर उसने कहा, अंशिका और मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। आराध्या ने अपने हाथों को एक साथ करके ताली बजाई और कहा, यह बहुत अच्छा है। तुम चाहते हो कि मैं इस बारे में तुम्हारी हेल्प करूं? रुद्र ने कहा। समर्थ ने सिर हिलाया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरी हेल्प चाहते हो तो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या करना है। समर्थ ने अपनी भौं उठाई और कहा, भाई अभी हम मैच्योर हो गए हैं, आप पहले से ही शादीशुदा हैं और एक मेरा बेटा भी है, क्या हमें अभी भी ऐसा करना चाहिए? रुद्र ने सिर हिलाया। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? आराध्या ने पूछा। आराध्या की ओर इशारा करते हुए समर्थ ने कहा, भाभी। भाभी भी मौजूद हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, तुम मेरी वाइफ के सामने ऐसे कर सकते हो, रुद्र ने कहा। क्या आप दोनों मुझे बताएंगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आराध्या ने कहा। समर्थ ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, जब हम छोटे थे तो मुझे कुछ करना था, अगर मुझे बड़े भाई से कुछ चाहिए, वह कुछ क्या है? आराध्या ने पूछा। समर्थ घुटनों के बल नीचे बैठ गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, द ग्रेट रुद्र सिंघानिया, प्लीज अंशिका और अचित के मैटर में मेरी हेल्प कीजिए। सिर्फ आप जैसा सुपर हीरो ही मेरी हेल्प कर सकता है। प्लीज अपने इस नौकर की हेल्प करो। उसकी बात सुनकर आराध्या की हंसी फूट गई। समर्थ ने उठकर कहा, देखो भाभी कैसे हंस रही हैं। अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए रुद्र ने कहा, यह काफी नहीं था, लेकिन क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ के होठों पर स्माइल आई है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। समर्थ ने अपनी आंखें घुमाई और पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अपनी पीठ सीधी करते हुए रुद्र ने कहा, मैंने पहले ही अचित का नाम सिंघानिया फैमिली में जोड़ दिया है, इसीलिए वह अब सिंघानिया फैमिली का हिस्सा है। कुछ देर रुकते हुए उसने आगे कहा, मेरे पास एक प्लान है। यह सुनकर समर्थ की आंखें चमक उठी। हम एक स्टेटमेंट पब्लिश करेंगे कि तुम्हारा और अंशिका का कुछ साल पहले रिलेशन था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद अंशिका ने इंडिया छोड़ दिया और तुम्हारे इंफॉर्मेशन के बिना तुम्हारे बेटे को जन्म दिया। हम यह भी कहेंगे कि तुम कुछ दिन पहले ही अंशिका से पार्टी में मिले थे और उसी टाइम उसने तुम्हें अपने बेटे के बारे में बताया था और तुम दोनों के बीच सब कुछ क्लियर होने के बाद तुमने डिसाइड किया कि तुम दोनों शादी करोगे और अपने बच्चे को एक फैमिली दोगे। रुद्र का प्लान सुनकर समर्थ ने सहमत में सिर हिलाया। आराध्या ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, इस स्टेटमेंट में समर्थ यह भी कह सकता है कि वह इन सभी सालों की भरपाई करना चाहता है जब वह अंशिका और अपने बेटे के साथ नहीं था। वह अपने प्यार अंशिका और अपने प्यारे बेटे को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए भगवान का शुक्रगुजार है। वह हमेशा उन्हें खुश रखेगा और एक बेस्ट हस्बैंड और एक बेस्ट फादर बनने की पूरी कोशिश करेगा। यह करो जो तुम्हारी भाभी कह रही हैं। अब बाहर निकलो, रुद्र ने कहा। सोफे से उठकर समर्थ ने कहा, थैंक यू भाई, मैं आपके स्टेटमेंट रिलीज करने का इंतजार करूंगा और मैं अपना स्टेटमेंट भी रेडी रखूंगा। घर पर मिलते हैं, समर्थ आराध्या ने कहा। समर्थ ने सिर हिलाया और चला गया। मल्होत्रा हाउस। कीर्ति ने खुद को आईने में देखा और अपना बैग उठाकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। जब सोफे पर बैठा सिद्धार्थ जो कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था,
जब उसने अपनी बहन को एक शर्ट हाफ शोल्डर ड्रेस में ब्यूटीफुल ड्रेस में देखा तो उसने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जल्दी से अपनी सीट से उठकर सिद्धार्थ ने पूछा, तुम अभी कहाँ जा रही हो और किसके साथ? कीर्ति ने अपना थूक निगल लिया और कहा, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। सिद्धार्थ को कुछ अजीब लगा, इसीलिए उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, तुम्हारे नए फ्रेंड का नाम क्या है? आप यह क्यों जानना चाहते हैं? कीर्ति ने पूछा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ और यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन रखूं जिनके साथ तुम घूम रहे हो, सिद्धार्थ ने कहा। दरअसल सिद्धार्थ ने कभी भी कीर्ति के किसी भी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं किया था। सिद्धार्थ ने कभी भी कीर्ति के निजी मामलों में दखल नहीं दिया। इसके अलावा उसने कभी भी अपनी बहन को सोशल लोगों की तरह कोई मेकअप या फैंसी ड्रेस पहने नहीं देखा था, इसलिए उसने कभी नोटिस नहीं किया कि उसकी बहन कितनी खूबसूरत है। लेकिन आज जब उसने अपनी बहन को देखा तो दंग रह गया। उसने महसूस किया कि वह ना कि सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसका फिगर भी बहुत अच्छा था। इस एहसास के बाद सिद्धार्थ के अंदर का भाई जाग गया और उसने कीर्ति के ऊपर तरह तरह के सवालों की बौछार करनी शुरू कर दी। स्टॉप इट, आपको पता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? कीर्ति ने कहा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, यह ड्रेस बहुत शॉर्ट है, तुम्हें यह चेंज करना होगा। ठीक है, मैं यह चेंज कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं भाभी को कॉल करके बता दूंगी कि जो ड्रेस उन्होंने मेरे लिए सेलेक्ट की थी वह आपको अच्छी नहीं लगी। कीर्ति ने बैग से अपना फोन निकालते हुए कहा। सिद्धार्थ ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या वैशाली ने तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट किया? कीर्ति ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम एकदम सही लग रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? सिद्धार्थ ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है भाई, मेरा फ्रेंड मुझे लेने आ रहा है, कीर्ति ने कहा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और सोचा कि असल में कीर्ति का या न्यू फ्रेंड कौन है। मल्होत्रा मेंशन के बाहर एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट कार खड़ी थी। जैसे ही कार के अंदर एक शख्स ने कीर्ति को देखा तो वह कार से नीचे उतर गया। उसने बाल और सूट को ठीक करके वह कीर्ति की ओर चलने लगा। कीर्ति ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे कहा, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, यू आर आल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी। उसकी बात सुनकर कुणाल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझे प्रिटी नहीं हैंडसम कहना चाहिए। तो कीर्ति ने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम हैंडसम दिखते हो, इसलिए आज मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ और कहूँ। एक बाल की लट कीर्ति के कानों के पीछे करते हुए कुणाल ने कहा, चलो चले। उसकी इस हरकत पर कीर्ति शर्मा गई और सिर हिलाया। कार के अंदर हम कहाँ जा रहे हैं? कीर्ति ने पूछा। कुणाल मुस्कुराया और कहा, तुम्हें पता चल जाएगा जल्दी ही। कार एक रिसोर्ट में घुस गई जिसे रेड और व्हाइट बैलून से और रेड रोज से खूबसूरती से सजाया गया था। कार रोक कर कुणाल कार से नीचे उतर गया और एक जेंटलमैन की तरह कीर्ति के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। फिर उसका हाथ पकड़कर कुणाल उसे अंदर ले आया। क्या तुम्हें यह जगह पसंद आई? कुणाल ने पूछा। आई जस्ट लव इट। ठीक है, यह किसी महल की तरह लग रहा है, कौन इसे पसंद नहीं करेगा? कीर्ति ने चारों तरफ देखते हुए कहा। चलो फिर कुछ खा लेते हैं, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने सिर हिलाया और उसके पीछे चलने लगी। जैसे ही कीर्ति कुर्सी पर बैठ गई, कुणाल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर अपने घुटनों के बल बैठकर कुणाल ने अपने पॉकेट से एक रोज निकाला और कहा, कीर्ति, मैंने जिस दिन पहली बार तुम्हें पार्टी में देखा था मुझे लगा तुम सबसे अलग हो और मुझे यह बहुत अच्छा लगा। दिन के बाद कोई भी ऐसा पल नहीं था जिस पल मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई हो और मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग, तुमने मेरे दिल और दिमाग में पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आई लव यू कीर्ति। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो या नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस अपनी फीलिंग तुम्हारे सामने कन्फेस करनी थी, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो या नहीं। अगर तुम मेरे लिए वही फील करती हो तो मैं हमारे इस रिलेशन को एक मौका देना चाहता हूँ। सो कीर्ति, यू विल बी बिकम माई गर्लफ्रेंड। यह सब सुनकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुणाल के दिल में भी वही फीलिंग होगी जो उसके दिल में है। उसकी बातें बहुत ही हार्ट टचिंग थी। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी। वह कहना चाहती थी कि वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन जैसे सारे शब्द उसके गले में फंस गए थे। उसने किसी तरह से वह रोज अपने हाथों में लिया और अपने सिर को हाँ में हिला दिया। उसकी हाँ सुनकर कुणाल ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इस एक महीने के अंदर बहुत सारी चीजें हुई। जब सिंघानिया इंडस्ट्रीज ने समर्थ, अंशिका और अक्षित के रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट रिलीज किया तो पब्लिक ने बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन दिया और समर्थ के स्टेटमेंट को रिलीज करने के बाद सारे
नेटिजन्स ने उसका सपोर्ट किया। अगले ही दिन समर्थ और अंशिका ने रजिस्ट्री मैरिज कर लिया। जब समर्थ ने अच्युत का बर्थ सर्टिफिकेट देखा, तब जहां पर फादर का नेम नहीं दिया गया था, तो उसने एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जहां पर समर्थ का नाम अच्युत के फादर के रूप में था। और जब समर्थ ने वह बर्थ सर्टिफिकेट अंशिका को दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। समर्थ को अपनी जिंदगी में पाने के लिए वह खुद को खुशकिस्मत समझती थी। वहीं दूसरी तरफ शर्मा इंटरप्राइजेज भी फिर से ऊपर उठ रहा था। उनके शेयरों की कीमत में भी इम्प्रूव हो रहा था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम विशाल ने मोहित से उसकी पहचान सीक्रेट रखने के लिए कहा। विशाल शर्मा इंटरप्राइजेज को हर तरह के फंड के साथ हेल्प करेगा जिसकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन बदले में मोहित को वह सब करना होगा जो विशाल चाहता है। मोहित उसकी बात मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए उसे उसकी बातों को मानना ही पड़ा। वही मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा लॉन्ग वेकेशन पर बाहर चले गए थे और समर्थ अब सब कुछ संभाल रहा था। जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा कि वह वैशाली को घर ले आया, वैशाली से मिलने के बाद मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा भी उसे पसंद करते थे। वैशाली से मिलने के बाद मिसेज मल्होत्रा ने और अधिक राहत महसूस की। घर के मैटर को वैशाली के हाथों में सौंपते हुए वह हल्के कंधों के साथ घर से निकली। उस दिन के बाद से वैशाली रोज मल्होत्रा मेंशन विजिट करती थी। सिंघानिया पैलेस। आराध्या अब रिकवर हो चुकी थी, उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। वह अपना ज्यादातर टाइम सिंघानिया पैलेस, सबसे ज्यादा रुद्र के ऑफिस में स्पेंड करती थी। वह घर पर रहना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने उसकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। आखिरकार आज लगभग 50 किस करने के बाद रुद्र ने आराध्या को पैलेस में रहने दिया। गार्डन में आराध्या एक कुर्सी पर बैठी मेड को पौधों को पानी देते हुए देख रही थी। आराध्या, तुम आज कैसा फील कर रही हो? साक्षी जी ने पूछा। मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। पूरे दिन रुद्र के साथ ऑफिस में रहना बहुत बोरिंग था। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वेल, मैं एक कुर्सी पर बैठते हुए साक्षी जी ने पूछा, तुम्हारे और रुद्र के बीच चीजें कैसी चल रही हैं? उनकी बात सुनकर आराध्या मुस्कुराई। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे लग रहा है तुम दोनों के बीच सारी चीजें ठीक हैं, साक्षी जी ने कहा। फिर आराध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने आगे कहा, आराध्या, तुम मेरी बहू हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। तुम्हारे रुद्र, समर्थ और अंशिका के बीच में मैंने कभी भी कोई अंतर नहीं किया। मैं तुम सभी से इक्वली प्यार करती हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आराध्या साक्षी की ओर मुड़ गई और कहा, मम्मा, आप जो भी कहना चाहती हैं कह सकती हैं, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी। उसका हाथ पकड़कर साक्षी जी ने कहा, मैं तुम्हारे और रुद्र के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूँ। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है यह तुम दोनों का मैटर है और मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ। तो फिर तुम मुझे बताओ आराध्या, तुम्हें क्या लगता है रुद्र ने क्यों तुमसे शादी की? आराध्या ने 2 बार पलकें झपकाई और कहा, उस समय उसने मुझसे कहा था कि वह मोहित से बदला लेना चाहता है। साक्षी जी मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। कुछ देर सोचते हुए आराध्या ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, वह उस समय झूठ बोल रहा था। मेरा मतलब है कि मोहित से बदला लेने के लिए मेरी जरूरत क्यों होगी? हाँ, वह झूठ बोल रहा था। यही असली वजह नहीं थी जिसकी वजह से उसने तुमसे शादी की। साक्षी जी ने कहा, तो फिर असली वजह क्या थी मॉम? आराध्या ने पूछा। आराध्या, रुद्र तुमसे बहुत सालों से प्यार करता था, लेकिन उसने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की थी। हम सभी इस बारे में जानते थे, इसलिए हम बहुत खुश हुए जब उसने सुना कि रुद्र ने आखिरकार तुमसे शादी कर ली, साक्षी जी ने कहा। आराध्या वहीं पर जम गई और सोचने लगी, कई साल जब वह पहाड़ी पर मिले थे तो क्या यह पहली बार नहीं था? जब उसने सुना कि तुम्हारी शादी मोहित के साथ हो रही है तो वह बहुत टूट गया था। वह कई दिनों तक घर नहीं आया और अपना पूरा टाइम वहीं ऑफिस में ही स्पेंड करता था, यहाँ तक कि वह ठीक से खाता भी नहीं था, साक्षी जी ने कहा। लेकिन वह मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैं उससे पहले भी मिली थी, आराध्या ने कहा। वह कब और कैसे तुमसे मिला था और कैसे मुझे तुमसे प्यार होगा? मैं सजेशन दूंगी कि तुम उसके बताने का इंतजार करो, साक्षी जी ने कहा। जिंदगी में बहुत मुश्किलें होती हैं, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुमसे बहुत प्यार करता हो, जो तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हो। और आराध्या, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें अपना प्यार मिल गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है,
साक्षी जी ने आराध्या की तरफ देखते हुए कहा। आराध्या ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी। क्यों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि रुद्र के घर में जो कुछ भी है वह सब तुम्हारी पसंद का है, जिसे तुम पसंद करती हो? यहाँ तक कि रुद्र के रूम का कलर भी तुम्हारी पसंद का ही है, चाहे वह बेड साइड लैंप हो या एक छोटा हैंड टॉवल। रुद्र ने सब कुछ सिर्फ तुम्हारी पसंद के हिसाब से खरीदा, साक्षी जी ने कहा। अब जब आराध्या ने उन चीजों के बारे में सोचा जो उसने सिंघानिया मेंशन में देखी थी, तो साक्षी जी की सारी बातें उसे समझ में आ गई। आराध्या इस हद तक हैरान थी कि उसे नहीं पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने इतने सालों से तुम्हारा इंतजार किया है आराध्या, तो उसे तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए उसे और कब तक इंतजार करना चाहिए, साक्षी जी ने कहा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।